कल हमने विराम चिन्ह स्टार्ट किया था। विराम चिन्ह की परिभाषा और उसके भेद हमने पढ़े कि पढ़ते व लिखते समय वाक्य में लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह, रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के 7 प्रकार हमने पढ़े। विराम चिन्ह मुख्य रूप से आपकी बुक में दिए गए हैं, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं पर आपकी बुक में 7 टाइप्स के दिए गए हैं, 7 प्रकार के, उनको हमने पढ़े। उनके नाम हमने पढ़े। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह और लाघव चिन्ह, है ना। ये 7 टाइप्स के हमने विराम चिन्ह पढ़े। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। आज हम उनकी डेफिनेशन और उनके उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्ण विराम। इसका चिन्ह भी मैंने आपको बताया था। पूर्ण विराम यानी लास्ट में जो एक घंटा लगाया जाता है ना। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा और विराम का अर्थ है रुकना, है ना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। पूर्ण का अर्थ मतलब पूरा, फुल, कंप्लीट। जब लिखते या पढ़ते समय वाक्य पूरा हो जाता है, जब लिखते या पढ़ते समय वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है ना। जैसे कोई भी नाम, जैसे मेरा नाम है ना, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया, कंप्लीट हो गया, ये वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पूर्ण विराम लग गया। तो वाक्य के अंत में वाक्य पूरा होने के बाद इसे लगाया जाता है ना। ये पूर्ण विराम कहलाता है। इसके बाद दूसरा आता है अल्प विराम। दूसरा अल्प विराम। अल्प विराम यानी कॉमा, है ना। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प का मतलब थोड़ा, और विराम यानी रुकना, थोड़ा रुकना। इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? थोड़ा रुकना। अल्प यानी थोड़ा, विराम यानी रुकना, थोड़ा रुकना। वाक्य में पढ़ते व लिखते समय अगर बीच बीच में थोड़ा रुकना है, रुकना पड़ता है, तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है ना। पढ़ते या लिखते समय वाक्य में यदि बीच बीच में हमें कहीं रुकना है तो वहां अल्प विराम लगाया जाता है ना। अब इस अल्प विराम को कई अल्प विराम का प्रयोग करने के नियम है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो वाक्य में आए शब्दों को अलग करने के लिए, है ना। जैसे हमने एक उदाहरण इसमें लिया, मोहन, राम, प्रमोद, और मोहन, राम, प्रमोद और संजीव, हम सभी मित्र हैं, है ना। तो यहाँ पर मोहन, राम, प्रमोद और संजीव हम सभी मित्र। तो यहाँ वाक्य में आए शब्दों को अलग करने के लिए, यहाँ मोहन अलग है, राम अलग है, प्रमोद अलग है, इन सभी को अलग अलग बताने के लिए यहाँ पर हमने कॉमा लगाया है, अल्प विराम का प्रयोग किया है। तो वाक्य में आए शब्दों को अलग अलग करने के लिए लगाया जाता है अल्प विराम। पहला नियम तो ये हो गया कि वाक्य में आए शब्दों को अलग करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है इसका नियम कि वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, कि दो वाक्य के अंश हैं, दो छोटे छोटे वाक्य हैं, उनको जोड़ने के लिए। जैसे मैं सुबह उठकर टहली, पूजा की और खाना खाया। मैं सुबह उठी, उठकर टहली, कॉमा, पूजा की और खाना खाया, है ना। तो ये दो वाक्यांशों को जोड़ा। एक वाक्यांश कौन सा है कि मैं सुबह उठकर टहली, ये पूरा एक वाक्य हो गया। पूजा की और खाना खाया, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, है ना, अल्प विराम लगाया जाता है। दूसरा इसका नियम है दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। पहला तो वाक्य में आए शब्दों को अलग अलग करने के लिए, और दूसरा तो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, है ना, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है।
तीसरा है हाँ या नहीं के बाद प्रयोग करना, है ना। कोई भी सेंटेंस, कोई वाक्य हम बोल रहे हैं उसमें हाँ आया है तो हाँ लिख रहे हैं हम, जैसे हाँ लिख रहे हैं तो हाँ के बाद भी कॉमा लगता है, हम नहीं लिख रहे हैं तो नहीं के बाद भी कॉमा लगता है ना। हाँ या नहीं के बाद इसका प्रयोग किया जाता है अल्प विराम। तीसरा, पहला नियम तो क्या था, वाक्य में आए शब्दों को अलग करने के लिए। दूसरा, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। तीसरा है हाँ या नहीं के प्रयोग के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है एक और नियम, इसका 5 नियम है इसके, कि समुच्चय बोधक से पहले प्रयोग करना। समुच्चय बोधक कैसे, कि जिसमें जैसे परंतु या किंतु, ये समुच्चय बोधक, और इसलिए, ये सारे शब्द समुच्चय बोधक शब्द हमने अधिकारी में पढ़ा। तो उसमें पिताजी ऑफिस जाएंगे परंतु देर से, तो उसके पहले भी इसे लगाया जाता है, समुच्चय बोधक से पहले। तीसरा है, चौथा, तीसरा तो हाँ नहीं, चौथा है समुच्चय बोधक से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, से पहले। पांचवा है प्रश्न या कथन को स्पष्ट करने के लिए, है ना। शीला जोर से चीखी, शेर आ गया। किसी भी प्रश्न को या कोई कहा गया कोई कथन है, किसी की कही गई कोई बात है, उसको स्पष्ट किया जा रहा है तो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह अल्प विराम का प्रयोग करने के नियम है कि कहाँ कहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये अल्प विराम हुआ। उसके बाद तीसरा आता है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन मार्क। प्रश्न सूचक तीसरा क्वेश्चन मार्क। प्रश्न सूचक का अर्थ है प्रश्न की सूचना देने वाला, प्रश्न के बारे में जानकारी देने वाला, प्रश्न के बारे में बताने वाला। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। कोई प्रश्नवाचक वाक्य है उसके अंत में प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, प्रश्न सूचक का प्रयोग करेंगे। चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक यानी एक लाइन और नीचे एक बिंदी, है ना। इसका अर्थ है कि विस्मय के विस्मय यानी आश्चर्य, हैरानी, विस्मय के अलग अलग भावों की जानकारी देने वाला, है ना। विस्मयादिबोधक यानी, विस्मयादिबोधक का क्या अर्थ है, विस्मय के बारे में अलग अलग भावों की जानकारी देने वाला, अलग अलग एक्सप्रेशन के बारे में बताने वाला, आश्चर्य के, है ना, हैरानी प्रकट करने वाले। कभी जिसमें दुख भी हो सकता है, जिसमें सुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, डर भी हो सकता है, इन सारे भावों को प्रदर्शित करने वाला। तो यहाँ पर जिन वाक्यों को पढ़ते या लिखते समय उसमें विस्मय के अलग अलग भाव, जैसे घृणा, आश्चर्य आदि, हर्ष आदि का बोध हो, वह विस्मयादिबोधक शब्दों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हाय, मैं लुट गया, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। और इन चिन्हों का प्रयोग अक्सर विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद लगाया जाता है। तो विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं वो वाक्य के पहले ही, वाक्य की शुरुआत में ही उनका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे वाह, तुमने कमाल कर दिया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, अरे तुम आ गए। तो अरे के बाद, वाह के बाद शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश के बाद, तो वाक्य में पहले ही वाक्य शब्दों को लगाया जाता है विस्मय सूचक, और उसके बाद इस चिन्ह को लगाया जाता है। इसके बाद आता है पांचवा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी डैश, जो डैश होता है ना। योजक का मतलब होता है कि जोड़ना, है ना, योजक का मतलब जोड़। तो योजक का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, है ना, कोई भी विलोम वाले अर्थ वाले हैं, समान वर्ग वाले हैं, या तुलनात्मक वाले, कंपेरिजन वाले हैं,
कोई भी ऐसे शब्द हैं जिसमें विलोम भी हो सकते हैं, समान अर्थ भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, तुलना वाले भी हो सकते हैं। जैसे माता पिता भाई बहन, ये विलोम अर्थ है। अभी अभी धीरे धीरे एक जैसे शब्द है ना इनमें। और फूल सी परी सी तुलना वाले, कंपेरिजन वाले हैं। तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इन शब्दों के साथ। छठा है उद्धरण चिन्ह। इन्वर्टेड कॉमा, है ना, इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा दो प्रकारों से प्रयोग में लाते हैं, दो प्रकार से। एक तो सिंगल होता है और एक डबल होता है। एक हरा उद्धरण चिन्ह होता है, दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। एक हरा यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और दोहरा यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, एक हरे उद्धरण चिन्ह का सिंगल, एक तो ये वाला तो डबल हो गया, ये दोहरा, और एक होता है इकहरा। इकहरा यानी सिंगल, दोहरा यानी डबल। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है या भाव का नाम है। किसी अकेले व्यक्ति का नाम हम लिख रहे हैं, है ना, किसी अकेली वस्तु का नाम हम लिख रहे हैं, किसी भाव का नाम हम लिख रहे हैं, किसी स्थान का नाम हम लिख रहे हैं, तो वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होगा। और डबल का प्रयोग कब होगा? कि जब किसी व्यक्ति की कही गई कोई बात को हम उसके जो शब्द हैं, उन शब्दों को उसी रूप में लिख रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है ना कि हमेशा सत्य का पालन करो, तो हमेशा सत्य का पालन करो डबल इन्वर्टेड फॉर्म है ना। जैसे हम लिख रहे हैं महात्मा गांधी ने कहा, तो किसी की कही हुई बात को यदि हम वैसे ही रूप में लिख रहे हैं तो वहां पर डबल इन्वर्टेड फॉर्म है। महात्मा गांधी ने कहा हमेशा, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा। और सिंगल में किसी व्यक्ति का नाम या कुछ स्थान अकेला है तो वहां पर सिंगल आएगा, और ये पूरी बात को हम वैसे के वैसे ही कह रहे हैं तो वहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है। जैसे शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, तो शास्त्री जी ने ये कहा है, उनकी कही हुई बात को हम उसी रूप में लिख रहे हैं तो वहां डबल इन्वर्टेड कॉमा है। इसके बाद सातवां है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है ना। लाघव चिन्ह यानी ऐसे जो छोटी बिंदी होती है, छोटा सा शून्य के आकार का ऐसा पॉइंट होता है, इसे शब्दों को संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट में हमको शब्द लिखना है तब हम ये इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, पंडित के लिए पंडित का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर के लिए डॉग का प्रयोग करते हैं, है ना। तो शॉर्ट में हम किसी भी वाक्य में यदि हमको पंडित लिखना है तो हम पंडित न लिखकर और हम लिखना, के ऊपर बिंदी और ऐसे लगाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरा पंडित नहीं लिखते हैं ना। डॉक्टर लिखना है तो ड के साथ इसको लगा देते हैं, डा के साथ, तो ये डॉक्टर को हम समझ रहे हैं ये डॉक्टर है। तो ये शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 7 प्रकार के आपके पूरे विराम चिन्ह हैं जिनका उदाहरण और उनकी परिभाषा, इनका प्रयोग कब किया जाता है मैंने बताया। अब इसके बाद इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 5, विराम चिन्ह किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में ही इसके आगे लिख लीजिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, एवं विराम चिन्ह किसे कहते हैं इसके प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, है ना। इस डेफिनेशन को इस तरह से कर लीजिए। जो प्रश्न इसमें दिया है इसमें एक प्रश्न और ऐड कर लीजिए इसके प्रकारों का भी। तो आपको बस ये एक ही प्रश्न कॉपी में लिखना होगा। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को
कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इस लेसन का ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है। इसमें पूरा चैप्टर ही आ जाएगा, आपको कुछ नहीं बचेगा। रामचंद्र की परिभाषा आ जाएगी, उसके सारे प्रकारों के नाम और उनके उदाहरण। ठीक है, हो गया, तो ये लेसन हो जाएगा। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज तो आप स्वयं कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है ना। और कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो